हेलो एवरीवन, लेट्स गो। हमने जहाँ से छोड़ा था हम सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं एवोल्यूशन का, हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल। सो देखते हैं क्या है, व्हाट इज़ हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल। इसकी इक्वेशन जो होती है बेटा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखेंगे। इट सेज दैट अलील फ्रीक्वेंसीज इन अ पॉपुलेशन आर स्टेबल। ये क्या कहता है बेटा, हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल कहता है, इट सेज दैट कि जो अलील की फ्रिक्वेंसी होती है वो पॉपुलेशन में स्टेबल रहती है। क्या रहती है बेटा, अलील की जो फ्रिक्वेंसी रहती है वो पॉपुलेशन में स्टेबल रहती है। एंड इट इज़ कांस्टेंट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। एंड कांस्टेंट रहती है जनरेशन टू जनरेशन विद द एब्सेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर। डिस्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर जो रहते हैं बेटा वो इसमें एब्सेंट रहते हैं। किसमें, जो फ्रिक्वेंसी बेटा जनरेशन टू जनरेशन जाती है उसमें जो डिस्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर रहते हैं वो एब्सेंट रहते हैं। द जीन पूल टोटल जीन्स एंड देयर अलील्स इन अ पॉपुलेशन रिमेन्स कांस्टेंट। जीन पूल क्या है बेटा, टोटल जीन एंड देयर अलील्स इन अ पॉपुलेशन रिमेन्स कैसे रहते हैं बेटा, कांस्टेंट रहते हैं। दिस इज कॉल्ड जेनेटिक इक्विलिब्रियम। इसी को क्या कहते हैं, जेनेटिक इक्विलिब्रियम, हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम भी कहते हैं। सम ऑफ ऑल द अलील फ्रिक्वेंसी इक्वल टू 1। सम ऑफ ऑल द अलीलिक फ्रिक्वेंसी होती है जो बेटा वो कितनी होती है, 1 रहती है। हार्डी विनबर्ग ये दोनों अलग अलग साइंटिस्ट थे, जैसा कि यहाँ पे दिखाया भी गया है। सो इन्होंने क्या कहा, a population of 20 beetles, each beetles is a gene pool, totally is the gene pool of that population। जैसे एक पर्टिकुलर बेटा बीटल ले लें, जैसे एक रेड बीटल है हमारे पास और एक येलो बीटल है, तो येलो बीटल का अलग जीन पूल है और रेड बीटल का अलग जीन पूल है। सो इसी तरीके का अपना अपना सबका एक बेटा क्या है, जीन पूल दिखाया गया है। सो उसी को बोला गया है यहाँ पे, उसी को क्या बोला गया है बेटा कि अब पॉपुलेशन ऑफ 20 बीटल, ईच बीटल इज द जीन पूल। हर एक बीटल क्या है बेटा, जीन पूल है। एंड टोटल इज द जीन पूल ऑफ दैट पॉपुलेशन। टोटल क्या है, जीन पूल ऑफ दैट पॉपुलेशन है उसका। आगे चलते हैं, आगे देखेंगे तो इसका एग्जाम्पल क्या है। यहाँ पे देखेंगे, कंसीडर अ डिप्लॉयड पी एंड क्यू आर द फ्रिक्वेंसी ऑफ अलील ए एंड स्मॉल ए रिस्पेक्टिवली। जो इन्होंने डिप्लॉयड लिया, एक डिप्लॉयड कंसीडर किया जिसको हमने बोला पी एंड क्यू। फ्रिक्वेंसी ऑफ अलील किसकी फ्रिक्वेंसी है, कैपिटल ए और स्मॉल ए की। फ्रिक्वेंसी ऑफ कैपिटल ए पी स्क्वायर, फ्रिक्वेंसी ऑफ स्मॉल ए क्यू स्क्वायर। फ्रिक्वेंसी ऑफ कैपिटल एंड स्मॉल ए 2pq। हैंस प्रूव दैट बेटा व्हाट, पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1। जस्ट लाइक ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होता था, इक्वल टू 0 होता था। ऐसे ही इसमें क्या है बेटा, पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1। बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ p प्लस क्यू का स्क्वायर, जैसा कि a प्लस बी का स्क्वायर का बेटा जो हम आइडेंटिटी होती थी, ऐसे ही ये क्या है, पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1 क्या है, बाइनोमियल एक्सपांसन है। चेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी ऑफ अलील इन द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम। दिस चेंज इज ड्यू टू एवोल्यूशन। दिस चेंज इज ड्यू टू बेटा वेयर, एवोल्यूशन। किसकी वजह से आया ये चेंज, एवोल्यूशन की वजह से आया। अब जो यहाँ आपको दिखाए गए हैं कुछ कैरेक्टर दिखाए गए हैं, जैसे स्मॉल ए दिए गए हैं लाइन से, ठीक है। देन यहाँ पे छोटे छोटे करके कैपिटल ए दिए गए हैं, फिर छोटे छोटे करके बेटा कैसे दिए गए, स्मॉल ए दिए गए हैं। उन्हीं को देखेंगे बेटा, क्या है, टोटल नंबर ऑफ अलील 40, ए 26 एंड ए 14, मतलब स्मॉल वाले 14 और जो कैपिटल वाले हैं वो कितने हैं, 26 है। फ्रिक्वेंसी ऑफ ए देखेंगे तो 26/40 की फ्रिक्वेंसी कितनी आएगी, समथिंग 0.65, और वहीं 14/40 की समथिंग कितना रेशियो आएगा बेटा, 0.35। तो क्या हो गया, टोटल अलीलिक फ्रिक्वेंसी इनकी कितनी हो जाएगी, p प्लस क्यू देखेंगे तो 1 हो जाएगी। मीन्स नंबर ऑफ बीटल्स 20, जीनोटाइप्स a प्लस ए इक्वल टू 10 एंड कैपिटल स्मॉल ए 6 एंड a इज समथिंग टू 4 विच गिव्स 10। तो 10 आउट ऑफ 20 इज इक्वल टू 0.5, 6 आउट ऑफ 20 0.3 एंड 4 आउट ऑफ 20 0.2 आ जाएगा, ठीक है बेटा। ये रहे। अब फैक्टर कौन कौन से हैं जो कि हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करते हैं, तो फैक्टर्स देख लेते हैं। तो पहला फैक्टर है बेटा जीन माइग्रेशन, जिसको जीन फ्लो कहते हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एंड नेचुरल सिलेक्शन। एंड व्हाट बेटा,
नेचुरल सिलेक्शन। तो सबसे पहले देखते हैं जीन माइग्रेशन क्या है। जीन माइग्रेशन देखेंगे। जीन माइग्रेशन बेटा होता है, इट इज़ द जीन फ्लो फ्रॉम वन पॉपुलेशन टू अनदर पॉपुलेशन। ये जीन का फ्लो होता है, जीन का एक पॉपुलेशन से दूसरे पॉपुलेशन में फ्लो होना होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, जीन माइग्रेशन। हेयर जीन फ्रिक्वेंसी चेंज इन बोथ पॉपुलेशन। जो जीन फ्रिक्वेंसी होती है वो दोनों ही पॉपुलेशन में चेंज करती है। जीन फ्लो अकर इफ़ माइग्रेशन हैपन मल्टीपल टाइम्स। जीन फ्लो जब ही अकर कहता है बेटा जब माइग्रेशन बहुत ज़्यादा बार हो चुका होता है। जैसे यहाँ पे एक आपको एग्जांपल दिया गया है, समझेंगे। एक बर्ड है पॉपुलेशन ए एंड पॉपुलेशन बी। सपोज पॉपुलेशन ए की बर्ड पॉपुलेशन बी में चली जाती है एंड फर्दर इट फर्टिलाइज विथ द डिफरेंट पार्टनर्स, इट बिकम्स द कॉलोनियल ना बेटा। ये इसकी क्या हो जाएगी, कॉलोनी बना लेगी एक। यहाँ पे अगर रेड की एक प्रॉपर तरीके से कोई आ जाएगी, यहाँ पे क्रॉसिंग करा देंगे उसको, तो यहाँ पे रेड की कॉलोनी बनने लगेगी। ब्लू की जब बी पे चली जाएगी, ए की जब बी में चली जाएगी, तो यहाँ पे भी ए की कॉलोनी बनने लगेगी। इस तरीके से ए और बी का बेटा क्या हो जाएगा, अलग अलग कॉलोनियल फॉर्मेशन होने लगेगा। मीन्स ऑफस्प्रिंग ऑफ इमिग्रेट बर्ड हैज़ जीनोटाइप एच एंड ऑफस्प्रिंग ऑफ बर्ड ऑफ जीनोटाइप कैपिटल एच एंड स्मॉल एच। यही दिया गया है बेटा इसमें, ठीक है। होप सो कि आपको समझ आ गया होगा। इसी तरीके से जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट समझेंगे। जीन फ्लो बाय चांस। जीन फ्लो कैसा होता था बेटा, बाय चांस होता था, कॉजिंग द चेंज इन फ्रिक्वेंसी की चेंज की वजह से। बट सम टाइम change in frequency is so different in the new sample of population that they become different बेटा what different species। ठीक है, क्या होता है, that they become बेटा what different species। the original drifted population become founders and the effect is called फाउंडर इफेक्ट। जो ओरिजिनल ड्रिफ्टेड पॉपुलेशन होती है बेटा वो फाउंडर्स के द्वारा होती है। किसको द्वारा होती है, फाउंडर्स के द्वारा होती है। जिस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं बेटा, फाउंडर इफेक्ट। क्या बोलते हैं, फाउंडर इफेक्ट, समझेंगे। लेट्स सपोज यहाँ पे ए बी एंड सी कोई पॉपुलेशन रह रहे हैं। कोई एक पॉपुलेशन यहाँ से बाहर निकलता है, ए पॉपुलेशन, और वो अपना खुद का एक प्रॉपर घर बना लेता है, खुद का आइलैंड बना लेता है, खुद की ही पॉपुलेशन बस करता है। वहाँ पे कोई ना बी स्पीसीज़ आती है ना सी स्पीसीज़ आती है। तो क्या वहाँ जब ए स्पीसीज़ रहेगी तो बेटा ए की पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, ए की पॉपुलेशन वहाँ पे ज़्यादा होगी। उसी को क्या बोला, फाउंडर इफेक्ट। मीन्स ओरिजिनल ड्रिफ्टेड पॉपुलेशन बिकम फाउंडर्स एंड द इफेक्ट इज कॉल्ड फाउंडर्स इफेक्ट। जो बेटा यहाँ का फाउंडर था ये फाउंडर हो गया ना बेटा, ए जो यहाँ पे गया ये क्या हो गया, फाउंडर हो गया। अब कोई बी और सी यहाँ पे आ रहे हैं क्या, नहीं आ रहे हैं। दैट मीन्स नेवर गिवन चांस टू येलो एंड ओनली जो बीटल से बेटा वो रेड बीटल आया है, तो रेड बीटल की पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई इस लैंड में। ठीक है, वही चीज़ इसमें बताया है। ऐसे ही सिमिलर एग्जांपल आपको यहाँ पे दिया हुआ है। रेड येलो एंड ग्रीन आपके मेढक हैं। अगर बेटा येलो आते हैं तो येलो की पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, ग्रीन आते हैं तो ग्रीन की पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, जिसको हमने क्या बोला, जेनेटिक ड्रिफ्ट बोला। क्या बोला, जेनेटिक ड्रिफ्ट। अगला क्या है, म्यूटेशन। म्यूटेशन इज़ व्हाट बेटा, इट इज़ अ रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ न्यू फिनोटाइप। इट इज़ अ रिजल्ट इन अ फॉर्मेशन ऑफ न्यू फिनोटाइप ओवर फ्यू जनरेशन। द लीड्स टू स्पेशिएशन। द लीड्स टू व्हाट बेटा, स्पेसिएशन। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एक प्रॉपर से बेटा चैप्टर दिया गया है इसमें, जब हम उसको समझ लेंगे तो ये भी हमको और अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। वैसे जितना भी नॉर्मल हाईलाइट टाइप का है वो समझ लो कि म्यूटेशन जो होता है वो डीएनए में होता है। ठीक है, डीएनए में होता है, और म्यूटेशन की चेंजेस की वजह से जो स्पेसिएशन में चेंजेस है वो आने ज़रूरी होते हैं और आते भी हैं। ठीक है, जेनेटिक रिंग ऑफ रिकॉम्बिनेशन समझते हैं। तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन क्या होता है, it is a result it is a reshelving। it is what beta, reshelving of gene recombination during crossing over resulting in genetic variation। जो बेटा क्रॉसिंग ओवर होती है दोनों के बीच में, दोनों क्रोमोसोम के बीच में क्रॉसिंग ओवर होती है, जो कैरेक्टर एक दूसरे को ट्रांसफ़र होते हैं उनमें जो वेरिएशंस आते हैं, उनमें जो जेनेटिक कॉम्बिनेशन के दौरान जो क्रॉसिंग में रिजल्ट आता है बेटा उसको क्या कहते हैं, जेनेटिक वेरिएशन। उनको क्या कहते हैं बेटा, जेनेटिक वेरिएशन। ये चीज़ तो आप लोग सेल डिवीज़न और सेल साइकिल में भी पढ़ चुके होंगे कि जो होमोलोगस सिस्टर क्रोमैटिड होते हैं उनको हम क्रॉस ओवर कराते हैं। जब क्रोमोसोम को क्रॉस ओवर कराएंगे तो बेटा रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम बनाएगा। मीन्स नॉन रिकॉम्बिनेंट से नॉन रिकॉम्बिनेंट हो जाएगा और रिकॉम्बिनेंट से रिकॉम्बिनेंट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं
नेचुरल सिलेक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम के हम फैक्टर्स देख रहे हैं बेटा। उनमें से जो हमारा 5वां फैक्टर आता है वो आता है नेचुरल सिलेक्शन, जो कि इन सब में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैसे है समझेंगे। 3 टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, 3 टाइप के नेचुरल सिलेक्शन इसमें बताए हैं बेटा। 3 टाइप के नेचुरल सिलेक्शन कौन कौन से? सबसे पहला है स्टेबलाइजिंग, सबसे पहला कौन सा है बेटा? स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। दूसरा है डायरेक्शनल सिलेक्शन। तीसरा है डिसरप्टिव सिलेक्शन। जो बेटा पहला वाला है स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, उसमें आप देखो एक इसकी जो पाथ है बेटा एक सैचुरेट हुई पड़ी है, बस ये नीचे नहीं आ रही है। ओनली 1 स्टेप इज अहेड, एक ही स्टेप जो इसमें बेटा अहेड है, मीन्स ओनली अपर जा रहा है यहाँ पे पिरामिड। डायरेक्शनल में देखोगे बेटा डायरेक्ट हो रहा है, कैसा हो रहा है? ऐसा जा रहा है ना, ऐसा जा रहा है ना बेटा, पिरामिड टाइप का हमारा जो है, इसलिए इसको क्या बोला हमने? डायरेक्शनल सिलेक्शन। डिसरप्टिव मीन्स हल्का फुल्का टूटा हुआ या बेटा उसके फॉर्म में, जैसे जो हमारा वो होता है ना स्पाइगो, जो हमारी बेटा ग्राफ मशीन होती है, ग्राफ मशीन में कैसे कुछ ऐसा टाइप का कैरेक्टर जा रहा होता है, बस ऐसे ही कैरेक्टर आप मानो यहाँ पे क्या है, जो डिसरप्टिव टूटी हुई दीवार है, तो यहाँ से मान लेना डिसरप्टिव, एंड डायरेक्शनल यहाँ से डायरेक्ट हो रहा है, एंड स्टेबलाइजिंग यहाँ पे स्टेबलाइज है। आप लोग देखोगे तो क्या हो जाएगा, 3 टाइप के नेचुरल सिलेक्शन इन्होंने डिस्क्राइब किए हैं। तो सबसे पहला पॉइंट वाइज देख लेते हैं कि पॉइंट वाइज में क्या हुआ है। अब देखो यहाँ पे पीक गेट्स हायर एंड नैरोअर, मीडियम साइज इंडिविजुअल आर फेवर्ड। यहाँ पे दिया गया है आपका 2 टाइप का, देखो यहाँ पे बेटा अच्छे से। पहला दिया गया है नंबर ऑफ इंडिविजुअल विथ फिनोटाइप, सो हेयर मोर इंडिविजुअल एक्वायर्ड मीन कैरेक्टर वैल्यू एंड वेरिएशन रिड्यूस। क्या होता जाता है बेटा? वेरिएशन रिड्यूस, जिसको हमने क्या बोला? स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। दूसरा क्या है बेटा? डायरेक्शनल सिलेक्शन। डायरेक्शनल सिलेक्शन में क्या है? इंडिविजुअल ऑफ 1 स्ट्रीम वैल्यू अदर देन मीन कैरेक्टर मोर फेवर्ड, जो एक स्ट्रीम की बेटा वैल्यू है उसको ज़्यादा फेवर्ड करते हैं कंपेयर टू अदर, एज कंपेयर टू अदर। ऐसे ही डिसरप्टिव सिलेक्शन में देखोगे तो क्या होता है? डिसरप्टिव सिलेक्शन में इंडिविजुअल ऑफ बोथ एक्सट्रीम्स पेरिफेरल कैरेक्टर वैल्यू एट बोथ एंड्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कर्व आर मोर फेवर्ड। डिस्ट्रीब्यूशन कर्व आर बेटा व्हाट? मोर फेवर्ड, मीन्स जो फिनोटाइप फेवर्ड बाय नेचुरल सिलेक्शन, इंडिविजुअल फेवर्ड बाय मीडियम साइज। तो 2 पीक्स जो बेटा इसमें फॉर्म होते हैं, एक में तो बेटा पूरी तरीके से पीक फॉर्म होता है, एक में डायरेक्शनल पीक फॉर्म हो रहता है। जो डिसरप्टिव में पीक फॉर्म होते हैं वो बेटा क्या होते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन कर्व और 1 फेवर्ड, वो एक से ज़्यादा मोर को ज़्यादा फेवर्ड करते हैं एज़ कम्पेयर टू 1 कैरेक्टर, ठीक है। और पेरिफेरल कैरेक्टर को दर्शाता है, पेरिफेरल कैरेक्टर को दर्शाता है। और मैं आपको बता दूँ, ये जो आपका पूरा का पूरा डायग्राम है प्रॉपर एनसीईआरटी से लिया गया है, तो आप लोग वहाँ भी देख सकते हो, ठीक है, ये पूरा का पूरा डायग्राम। अब जैसे यहाँ पे बॉडी साइज़ दिया गया है, तो स्टेबलाइजिंग डायरेक्शनल और बेटा कौन सा है इसमें? डिसरप्टिव सिलेक्शन में दिया गया है, यहाँ पे चेंज कर लेना, यहाँ पे डिसरप्टिव आएगा, ठीक है, डिसरप्टिव। तो पीक गेट्स नैरोअर एंड हायर, पीक शिफ्ट इनटू 1 डायरेक्शन और 2 पीक्स फॉर्म, ये तीनों टाइप के याद कर लेंगे। और 4 कलर में दिया गया है, तो ये काइंड ऑफ 4 कलर में देख लेंगे। ये तीनों टाइप की चीज़ें हमें आपको देख लेना है। अब नेक्स्ट बेटा हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बढ़ रहे हैं, अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ एवोल्यूशन। एवोल्यूशन आया कैसे, हुआ कैसे, अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ एवोल्यूशन में हम बढ़ेंगे आगे। तो देख लेंगे, जियोलॉजिकल टाइम स्केल इंक्लूड 4 एरेज। जियोलॉजिकल टाइम स्केल इंक्लूड 4 एरेज, प्रोटोरेज़ोइक, पैलियोज़ोइक, मीसोज़ोइक एंड सीनोज़ोइक। प्रोटोटेरोज़ोइक, पैलियोज़ोइक, मीसोज़ोइक एंड सीनोज़ोइक, ये 4 टाइप के स्केल हैं बेटा जो हमको पढ़ना है। प्रोटोज़ोइक स्केल क्या होती है बेटा? प्रोटोज़ोइक स्केल जो होती है, फर्स्ट सेलुलर फॉर्म्स ऑफ लाइफ अपीयर्ड। लगभग बेटा पहले क्या होती? पहले हुई थी बेटा फर्स्ट सेलुलर फॉर्म लाइफ हमारी अपीयर्ड हुई थी कब? 2000 मिलियन ईयर अगो। कब बेटा? 2000 मिलियन ईयर अगो our first cellular form of life appeared. Some of the cells had ability to release, उनमें से जो कुछ सेल्स होते थे उनके पास ऑटो रिलीज करने की क्षमता थी और लाइट रिएक्शन फोटोसिंथेसिस करने की क्षमता थी। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म बिकम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, और कुछ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म कैसे हो गए बेटा? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो गए।
कुछ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म कैसे हो गए बेटा, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो गए। पैलियोजोइक एरा कब तक चला, पैलियोजोइक एरा बेटा 540 to 252 मिलियन ईयर अगो चला। इसके भी 6 पीरियड रहे, कैम्ब्रियन, ऑर्बिशियन, सिल्यूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरम एंड परमियम। ये देख लेंगे, इनमें से इंपॉर्टेंट सिर्फ 2 हैं, एक तो डेवोनियन है आपका और एक आ जाएगा बेटा आपका कैम्ब्रियन। ये 2 आपके इंपॉर्टेंट है, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है। पैलियोजोइक बेटा कब तक रहा, पैलियोजोइक रहा 540 to 250 मिलियन ईयर अगो। ठीक है, पैलियोजोइक एरा ही देख रहे हैं हम जब से, वो आपको बार बार रिवाइज करा रहा हूँ। तो 500 मिलियन ईयर अगो क्या हुआ बेटा, इनवर्टिब्रेट्स वर फॉर्म, इनवर्टिब्रेट्स जो हमारे हैं वो दिखने लगे, फॉर्म हो गए। और 450 मिलियन ईयर अगो क्या हुआ बेटा, फर्स्ट लैंड ऑर्गेनिज्म मीन्स प्लांट्स आर अपीयर्ड, फर्स्ट लैंड ऑर्गेनिज्म प्लांट्स आर अपीयर्ड। ठीक है, अगला क्या हुआ, 400 मिलियन ईयर अगो आर्थ्रोपॉड्स, आर्थ्रोपॉड्स जो होते हैं बेटा वो क्या हुए, इन्वेडेड द लैंड, लैंड में आने लगे। एंड 350 मिलियन ईयर अगो जॉलेस फिशेज वर एवॉल्व, जॉलेस फिशेज जो थी वो एवॉल्व हो गई। जॉलेस फिशेज कैसी हो गई बेटा, एवॉल्व हो गई। नेक्स्ट क्या हुआ, लो फिन फिश जो हुई हमारी, स्टाउट एंड स्ट्रेट फिन फिश कुड मूव ऑन लैंड एंड गो बैक टू वाटर, दे इवॉल्व फॉर फर्स्ट एम्फीबियन एंसेस्टर मॉडर्न डे फ्रॉग्स एंड सालमेंडर। याद रखेंगे लो फिन फिश जो है, जोलस फिशेज से इवॉल्व हुई थी कब, 350 मिलियन ईयर अगो। आर्थ्रोपोड्स का इन्वेडेड कब हुआ था लैंड में, याद रखेंगे 400 मिलियन ईयर अगो। और जो लो फिन फिश है वो मॉडर्न डे किससे मिलती जुलती है, तो फ्रॉग्स एंड सालमेंडर से, फ्रॉग्स एंड सालमेंडर से याद रखेंगे। जो लो फिन फिश है और उसका क्या है बेटा, एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न डे, किसके एंसेस्टर है वो, मॉडर्न डे फ्रॉग्स एंड सालमेंडर की। ये आपको तो याद ही रखना है। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि द 352 मिलियन ईयर अगो लो फिन सिलोसेंथ इज वेरी मच अलाइव, सिलोसेंथ इज स्टिल वेरी मच अलाइव। कहीं देखा गया है कि जो 325 मिलियन ईयर अगो बेटा लो फिन है, जो सिलोसेंथ है वो कहीं ना कहीं अभी भी बेटा अलाइव है, कहीं ना कहीं अभी भी वो जिंदा है। ठीक है, ये लिखा है एक पॉइंट, इन 1938 अ लो फिन कॉल्ड सिलोसेंथ फिश विच वॉज कॉट in South Africa which was thought to be extincted but it is not. Again in 1938 low fin called was extincted which was thought to be extincted but it was formed। देखो यहाँ पे मिली थी ये क्या है, लो फिन फिश है। क्या है ये बेटा, लो फिन फिश। ये पूरा उसी का बेटा एवोल्यूशन टाइप में देखा गया है, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए इसको बता नहीं रहा हूँ। ठीक है, आगे चलेंगे, यहाँ देखेंगे 320 मिलियन ईयर अगो सी वीड्स एंड फ्यू प्लांट्स वर एक्सिस्टिंग। अब क्या हुआ 320 मिलियन ईयर अगो बेटा, सी वीड्स एंड फ्यू प्लांट्स वर एग्जिस्ट हो गए। एम्फीबियन इवॉल्व टू रेप्टाइल्स, दे ले थिक सेल्ड एग, डू नॉट ड्राई अप इन द सन। बेटा वो कैसे देने लगे, थिक सेल्ड एग देने लगे जो कि ड्राई नहीं होते थे, किसके सामने, एग के सामने। जिएंट फंस टेरिडोफाइट्स वर प्रेजेंट बट दे ऑल फॉर्म कोल डिस्पाइट स्लोली। जिएंट फॉर्म्स टेरिडोफाइट्स जो हैं वो प्रेजेंट थे बट क्या करते थे, फेल टू फॉर्म, वो कैसे फॉर्म करते थे बेटा, कोल डिस्पाइट में स्लोली फॉर्म होते थे, कोल डिस्पाइट में स्लोली फॉर्म होते थे। अगला आ जाता है हमारा मीजोजोइक एरा। कौन सा एरा आ जाता है बेटा, मीजोजोइक एरा। एज ऑफ रेप्टाइल्स एंड जिम्नोस्पर्म, जिसको क्या कहा जाता है, एज ऑफ रेप्टाइल्स एंड जिम्नोस्पर्म। इट हैज़ 3 पीरियड, इट ऑल्सो हैज़ 3 पीरियड। ट्राइसिक 230 मिलियन ईयर अगो, जुरासिक 208 मिलियन ईयर अगो एंड क्रिटेशियस 144 मिलियन ईयर अगो। 200 मिलियन ईयर अगो क्या है बेटा, सम ऑफ द लैंड रेप्टाइल्स वेंट बैक इनटू वाटर टू इवॉल्व इनटू फिश लाइक रेप्टाइल्स, जिसका एग्जांपल क्या है, इक्थियोसोरस। क्या है बेटा, इक्थियोसोरस। इक्थियोसोरस ऐसे दिखती है, देख सकते हैं आप। अगला क्या है, द रेप्टाइल्स वर डायनासोर, द लैंड रेप्टाइल्स वर कैसे थे बेटा, डायनासोर से, जिसका नाम क्या दिया गया है, टायरेनोसोरस रेक्स, ट्राइरेप्सिड, स्टेगोसोरस एंड ब्रैंक्योसोरस। नेक्स्ट क्या है, जो हमारा ट्रेक्सियोसॉप था, क्या था बेटा, ट्रेक्सियोसॉप। द लैंड रेप्टाइल्स वर डायनासोर, कौन थे, लैंड रेप्टाइल्स डायनासोर थे। और उसमें ट्रेक्सियोसोरस जो था वो ऐसा दिखता था, कैसे दिखता था, देख सकते हैं यहाँ पे। अगेन इस टाइप के कुछ डायनासोर देखने को मिले बेटा हमारे मीजोजोइक पीरियड में, मीजोजोइक एरा में। ठीक है, ये देख सकते हो इक्थियोसोरस एंड ये ब्रैंक्योसोरस है,
यहाँ पे क्या दिए गए हैं, द टाइटेनोसोरस रेक्स जो है बेटा, टाइटेनोसोरस रेक्स जो है वॉज द लार्जेस्ट डायनासोर, लगभग 20 फीट इन द हाइट एंड यूज फिजम डैगर लाइक टीथ। कैसे होते थे बेटा उसके टीथ, डैगर लाइक टीथ होते थे और बहुत ही शक्तिशाली, लगभग 20 फीट का था। कितने फीट का था बेटा, 20 फीट का था। टूथ बर्ड वर इमेज, बट टूथ जो थे बर्ड के वो धीरे धीरे कैसे होने लगे, इमर्ज होने लगे, कम होने लगे। अब क्या हुआ, एज ऑफ मैमल्स एंड एंजियोस्पर्म, इट हैज़ 2 पीरियड। अब जो मैमल्स का और एंजियोस्पर्म का जो बेटा एज आई उसको हमने क्या कहा, सीनोजॉइक एरा। क्या कहा बेटा, सीनोजॉइक एरा। लगभग कब, 66 मिलियन ईयर अगो, 66 मिलियन ईयर अगो। इसमें क्या हुआ, टर्सरी 66 मिलियन ईयर अगो 2 पीरियड थे और क्वाटरनरी कितने के थे, 22 मिलियन ईयर अगो जब टू एज ऑफ मैन तक, अप टू एज ऑफ मैन तक। तो 65 मिलियन ईयर अगो क्या हुआ बेटा, डायनासोर सडनली डिसअपेयर्ड, एकदम से डायनासोर जो है विलुप्त हो जाते हैं, डिसअपियर्ड हो जाते हैं। सम से कुछ लोग बताते हैं कि क्लाइमेटिक चेंज की वजह से हुआ और कुछ लोग कहते हैं कि इट इज़ जस्ट अ पावर ऑफ आउटसोर्सेज विच हैज़ टू बी टेकन आउट। ठीक है, कोई बताते हैं कि बाहर की कोई पावर थी जो कि उनको ले गई, लेकिन ऐसा कुछ तो नहीं है, जाहिर सी बात है क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से ही वो हुआ है। सम से मोस्ट ऑफ देम इवॉल्व इनटू बर्ड, और कुछ लोग कहते हैं कि वो बर्ड के फॉर्म में इवॉल्व हो गए, बर्ड के फॉर्म में इवॉल्व हो गए। ठीक, सबकी अपनी अपनी गाथाएँ, अपनी अपनी कहानी है। अगला देखेंगे, फर्स्ट मैमल वर्स श्रू लाइक देयर फॉसिल्स आर स्मॉल साइज। जो पहला मैमल था वो कैसा था, श्रू लाइक था, और उसके जो फॉसिल्स थे वो कैसे थे, स्मॉल साइज थे। कैसे थे, स्मॉल साइज थे। In South America, there were mammals resembling horse, hippopotamus, bear, and rabbit, etc. Due to continental drift, when South Africa joined North America, these animals were overridden by North America feature. कुछ जब बेटा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट आया तो जो कुछ साउथ अमेरिका के एनिमल थे वो कहाँ पे ज्वाइन हो गए बेटा, जाके नॉर्थ अमेरिका में ज्वाइन हो गए, जो कि ओवर रिडन हो गए नॉर्थ अमेरिका के द्वारा। मीन्स जो साउथ के थे वो नॉर्थ में पहुंच गए और कुछ नॉर्थ के साउथ में आ गए। ठीक है, यही बताया गया किसके द्वारा, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के द्वारा। नेक्स्ट इसमें दिए गए हैं, इन साउथ अमेरिका देयर वर मैमल रिजेंबलिंग हॉर्स, हिप्पोपोटामस, बियर, रैबिट। कुछ मैमल्स रिजेंबल हुए जिनमें क्या है, हिप्पोपोटामस आता है, बियर आता है, रैबिट आता है, और वही जो मैंने बताया आपको पॉइंट, ड्यू टू कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट व्हेन साउथ अमेरिका जॉइन नॉर्थ अमेरिका, दीज एनिमल वर ओवररिडन बाय नॉर्थ अमेरिकन फौना, एंड ड्यू टू कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट ऑस्ट्रेलिया मार्शुपियल, कौन थे बेटा, ऑस्ट्रेलियन मार्शुपियल सर्वाइव्ड बिकॉज लैक ऑफ कॉम्पिटिशन फ्रॉम एनी अदर मैमल। बेटा जो ऑस्ट्रेलियन मार्शुपियल से वो सर्वाइव कर गए क्योंकि उनका कोई कंपटीशन कोई भी मैमल में नहीं था। ठीक है, इसीलिए वो क्या हो गए बेटा, सर्वाइव कर गए, इसलिए वो क्या हो गए, सर्वाइव कर गए। नेक्स्ट देखते हैं हम, ये जो आपकी टेबल दी हुई है उसको एनसीईआरटी में उसको समझ लेते हैं। क्या है इसमें, डिफरेंट टाइप के बेटा पीरियड के टाइम पीरियड दिए गए हैं। जैसे एरा के पेलोजोइक एरा है, मेसोजोइक एंड सीरोजोइक एरा है, उन सब के बेटा अलग अलग देखो टाइम पीरियड देखे जो हमने समझे हैं, सोरेसन, डेवोनियन, कार्बोनियन, परमिशन, ट्रांसोइक, जोरोसोइक, क्रेटासियस एंड क्वाटरनरी। इन सब में जो जो स्पीसीज जो जो चीज़ें हुई हैं वही चीज़ें यहाँ पे गिवन है। देखो जैसे सिलोटोनियम में जीटोफिलम आया और ये सिलोटाइम, डेवोनियन में आया, कार्बोनियन में क्या क्या प्रोग्नोस सीड फॉर्म्स का फॉर्म रहे बेटा परमीनियम में। सो इसको याद रखेंगे, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा क्या है बेटा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं ओरिजिन ऑफ एंड एवोल्यूशन ऑफ मैन पे। कहाँ चलेंगे, ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ मैन पे समझ लेते हैं। ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ मैन, ड्रायोपिथेकस एंड रामापिथेकस। सबसे पहले क्या है बेटा, ड्रायोपिथेकस एंड रामापिथेकस। क्या है, ड्रायोपिथेकस एंड रामापिथेकस। जो ड्रायोपिथेकस एंड रामापिथेकस थे वो 15 मिलियन ईयर अगो हेयरी थे, हेयर थे, वॉक लाइक गोरिल्ला एंड चिंपांजी। कैसे चलते थे, गोरिल्ला एंड चिंपांजी की तरह। जो ड्रायोपिथेकस थे वो मोर लाइक एप लाइक थे। जो ड्रायोपिथेकस थे वो कैसे थे, एप लाइक थे। बट रामापिथेकस थे जो वो कैसे थे, मैन लाइक थे, मोर मैन लाइक थे। कैसे थे बेटा, मोर मैन लाइक। जैसे कि आप लोग यहाँ पे पिक्चर देख सकते हो दोनों की, ये ड्रायोपिथेकस है एंड ये रामापिथेकस है। आगे चलते हैं। 3-4 मिलियन ईयर अगो क्या हुआ बेटा, देयर वर मैन लाइक primates in Eastern America are found. They had height up to 4 feet and walked upright.
द बिलीव इज बेस्ड ऑन फॉसिल्स मैन लाइक बोन्स आर फाउंड इन इथोपिया एंड तंजानिया। और ऐसा माना जाता है कि जो फॉसिल्स है मैन लाइक बोन्स है बेटा वो कहाँ मिली थी, इथोपिया एंड तंजानिया में। कहाँ मिली थी, इथोपिया एंड तंजानिया में। नेक्स्ट आता है रामापिथेकस के बाद, रामापिथेकस के बाद ऑस्ट्रेलोपिथेकस, जो कि कितने पुराने हैं, 2 मिलियन ईयर अगो। लिव्ड इन ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड, जो कि कहाँ रहते थे, ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड में रहते थे। हॉन्टेड विथ सम स्टोन वेपन, और ये हॉन्ट करते थे स्टोन वेपन से। और फ्रूट को खाना सीख गए थे, मीन्स एट फ्रूट, ठीक। इसके बाद होमो हैबिल्स आते हैं। होमो हैबिल्स क्या है बेटा, होमो हैबिल्स 2 मिलियन ईयर अगो। फर्स्ट ह्यूमन लाइक या ह्यूमनाइड। होमो हैबिल्स क्या है, ह्यूमनिड है, फर्स्ट ह्यूमन लाइक बीइंग। ब्रेन कैपेसिटी इनकी कितनी थी, 650 to 800 cc क्रेनियल कैपेसिटी होती है cc। डिड नॉट ईट मीट, और ये मीट नहीं खाते थे। ये देखो होमो हैबिल्स कुछ ऐसा दिखता था बच्चों। अगला है होमो इरेक्टस। अगला कैसे क्या है बेटा, होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस ऐसे दिखता था, आप लोग पिक्चर में देख सकते हो। पिक्चर इसीलिए ही लगाई गई है ताकि आप लोग अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओ बच्चों। 1.5 मिलियन ईयर अगो, लगभग 2.5 मिलियन ईयर अगो, 1.5 मिलियन ईयर अगो का था ये। इसकी ब्रेन कैपेसिटी अच्छी खासी थी, 900 cc थी। और ये मीट खाते थे। क्या खाते थे बेटा, मीट खाते थे, याद रखेंगे। और पहली बार मीट किसने कहा, होमो इरेक्टस ने, हैबिल्स ने या रामापिथेकस ने नहीं खाया था बेटा, ठीक है। अब आते हैं होमो निएंडरथैलस, मीन्स निएंडरथैलल मैन। निएंडरथैलल मैन ये कैसे थे, 1,40,000 ईयर अगो इनकी लगभग वो बताई जाती है, फाउंडिंग बताई जाती है। और इनकी ब्रेन कैपेसिटी 1400 cc थी। लिव्ड इन ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया, कहाँ रहते थे, ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया में रहते थे। यूजेस हाइट टू प्रोटेक्ट देयर बॉडी, और किसका इस्तेमाल करते थे, हाइट्स का इस्तेमाल करते थे अपनी बॉडी को छिपाने में। एंड बरीड देयर डेड, और ये लोग दफनाना सीख गए थे डेड बॉडी को दफनाना सीख गए थे। देन आता है मॉडर्न मैन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या आता है बेटा, मॉडर्न मैन मीन्स हम लोग, होमो सैपियंस कितने पुराने हैं, 75,000 to 10,000 ईयर अगो। आइस एज, जिसको क्या बोलते हैं, आइस एज। प्री हिस्टोरिक केव आर डेवलप्ड अबाउट 800 या 8,000 ईयर अगो। 8,000 ईयर अगो प्री हिस्टोरिक केव आर डेवलप बेटा की गई थी कब, लगभग 1800 साल पहले, 18,000 साल पहले, ठीक है। 75 to 10 ईयर अगो आइस एज थी, ठीक है। 75,000 to 10,000 ईयर अगो लगभग क्या हुई बेटा, आइस एज हुई। ऑन प्री हिस्टोरिक केव आर डेवलप्ड अबाउट कब की गई थी, 18,000 ईयर अगो। एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट 10,000 ईयर अगो। एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट लगभग कब फॉर्म हुई थी बेटा, 10,000 ईयर अगो, 10,000 ईयर अगो। ये आप देख सकते हो होमो सैपियंस की इमेजिंग, ये लोग डेवलप कर रहे हैं केव में कुछ आर्ट वगैरह, पेंटिंग वगैरह, ठीक है। अब इन सब का सीक्वेंस क्या है बेटा, इन सब का जब हम सीक्वेंस देखेंगे तो सीक्वेंस आ जाता है हमारे पास, सीक्वेंस ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन। ड्रायोपिथेकस, रामापिथेकस एंड ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिल्स, होमो इरेक्टस, होमो निएंडरथैलेंसिस एंड होमो सैपियंस। तो जो बेटा अब इनमें याद करने वाली चीज़ें क्या हैं, नॉर्मल सी बातें हैं। क्या है याद करने वाली, यहाँ से यहाँ तक में बेटा कोई मीट नहीं आया, सब फ्रूट खाते थे। सब क्या खाते थे, फ्रूट खाते थे। इरेक्टस ने सबसे पहले क्या खाया बेटा, मीट खाया। होमो सैपियंस और होमो इरेक्टस और होमो हैबिल्स में क्या है बेटा, सीसी आई। सबसे पहले कितनी थी, लगभग 600 से 700 थी, फिर 900 हुई, फिर 1400 सीसी आई। किसमें, निएंडरथैलल में आई। किसमें आई बेटा, निएंडरथैलेंसिस में आई। ये सारी बातें आपको नॉर्मल से कुछ फीचर्स आपको याद रखना है। अब वही चीज़ यहाँ पे सेम चीज़ दी गई है कि जो ड्रायोपिथेकस थे, ड्रायोपिथेकस से रामापिथेकस, रामापिथेकस से ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस से होमो हैबिल्स, होमो हैबिल्स से होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस से बेटा क्या, निएंडरथैलल, एंड निएंडरथैलल से दैट बिकम्स होमो सैपियंस, बिकम्स होमो सैपियंस, ठीक। यही बेटा ह्यूमनिड फैमिली, क्या है बेटा, ये ह्यूमनिड फैमिली है। अब जब यहाँ पे देखोगे तो एक चीज़ और दी गई है आपके एनसीईआरटी में, ये 3 डायग्राम दिए गए हैं
और मोर बेबी लाइक डायग्राम इसमें, या जो वहाँ के स्कल से मैच खाता है आज के बेबी लाइक स्ट्रक्चर से, वो पूछा गया है। तो आपको बताना है ए बी सी में से कौन सा है। तो आपको जाहिर सी बात समझ में आ रही कि ए वाला जो डायग्राम है वो बेबी के और वहाँ के स्कल से, बेबी स्कल से काफ़ी ज़्यादा मैच खाता था, काफ़ी ज़्यादा मैच खाता था इन एज़ कम्पेयर टू तीनों में से, एज़ कम्पेयर टू तीनों में से। तो क्या दिया गया है यहाँ पे दिया गया है कंपेरिजन ऑफ स्कल्स ऑफ अडल्ट मॉडर्न ह्यूमन बीइंग, बेबी चिंपांजी एंड अडल्ट चिंपैंजी। ये क्या है? अडल्ट मॉडर्न ह्यूमन बीइंग, बेबी चिंपैंजी एंड अडल्ट चिंपैंजी। तो अब जो ये अडल्ट जो स्कल्स है बेटा अडल्ट मॉडर्न ह्यूमन बीइंग का, ह्यूमन बीइंग से ही मैच खाएगा, बेबी चिंपांजी का बेबी चिंपैंजी से एंड अडल्ट चिंपैंजी का एडल्ट चिंपैंजी से। तो जो स्केल ऑफ बॉडी चिंपैंजी इज मोर लाइक अडल्ट ह्यूमन स्कल देन अडल्ट चिंपैंजी स्कल। बात नहीं समझे आप लोग, फिर से समझाता हूँ मैं। क्या है बेटा? तो जो स्कल ऑफ बॉडी, जो स्कल है बेबी चिंपैंजी का, वो किसके जैसे दिखता है? मोर लाइक ह्यूमन स्कल देन एडल्ट चिंपैंजी स्कल। एडल्ट चिंपैंजी जैसा स्कल ना दिख के वो मोर लाइक ह्यूमन स्कल जैसा दिखता है। किसका स्कल बेटा? बेबी चिंपैंजी का। किसका? बेबी चिंपैंजी का जो स्कल है वो एक बेबी स्कल जैसे लगता है, ना कि एक अडल्ट चिंपैंजी स्कल जैसे। वही चीज़ इसमें बताई गई है। तो इधर आके बेटा आपका ब्रीफ अकाउंट ऑफ एवोल्यूशन एंड एवोल्यूशन चैप्टर आपका पूरा फिनिश हो जाता है। होप सो कि आपको समझ आया होगा और ये क्या है क्या नहीं है। कुछ पॉइंट्स इसमें आए भी होंगे, कुछ पॉइंट्स आपको नहीं आए होंगे, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और हाँ, आगे भी चैप्टर्स काफ़ी सारे हम कवर करने वाले हैं। वन शॉट में, पार्ट में भी कवर होंगे। जो लॉन्ग चैप्टर होंगे उनको पार्ट में करेंगे एंड जो शॉर्ट चैप्टर होंगे बेटा उनको हम वन शॉट रिवीजन टाइप में लेंगे। ठीक है, नोट्स आपको ऐसे ही मिलेंगे, प्रॉपर तरीके के प्योर नोट्स मिलेंगे जिससे आपका रिवीजन भी होता रहे। ओके, सो होप सो बेटा आपको समझ आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, थैंक यू and subscribe for more video, subscribe for more video. Thank you so much, keep supporting.